हाय फ्रेंड्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। दोस्तों, आप सभी की दुआ से मैं और सावित्री टीचर मम्मी पापा बन गए हैं। हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बाबू आया है। इसी की वजह से मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे मैं बाद में आपसे शेयर भी करूंगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं मेरी कहानी की तरफ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कुछ लोगों ने साजिश करके मुझे स्कूल से निकालने की योजना बनाई थी और बात को हेड ऑफिस तक पहुंचाई थी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बात हेड ऑफिस पहुंचने के बाद क्या हुआ। दोस्तों, इन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिसे भेद पाना मुश्किल था। हालांकि जिंदगी ने मुझे जो भी जख्म दिए थे उनसे सीख लेकर मैं समस्याओं से लड़ने के काबिल बन गया था। मगर मैं जानता था कि अगर मैं सफाई देने की कोशिश करूंगा तो इसका असर मेरे उस करियर पर पड़ेगा, मेरे उस सपने पर पड़ेगा जिसे साकार करने के लिए मैं इतनी तकलीफों का सामना कर रहा हूँ। क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि पवन सर के सामने ज्यादा बोलने पर उन्हें गुस्सा आता है और जब उन्हें गुस्सा आएगा तो वे सफाई पर ध्यान न देकर तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। हिंदी में एक कहावत है दोस्तों कि घोड़े के पीछे और बॉस के आगे कभी नहीं दौड़ना चाहिए। घोड़े के पीछे तेज दौड़ना मुमकिन नहीं और बॉस के आगे दौड़ना हो तो बॉस को पसंद नहीं होगा। जब मुझे हेड ऑफिस बुलाया गया तब पवन सर मुझ पर बहुत चिल्लाए और मैं चुपचाप सुनता रहा। लेकिन तभी अचानक मुझे झटका लगा जब पवन सर ने मुझे स्कूल आने से मना कर दिया। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा मगर उन्होंने सुनने से साफ इनकार कर दिया और मैं बेइज्जती का घूंट पीकर रह गया। बस एक ही बात मुझे खलती रही कि एक बार मुझे सफाई में बोलने का मौका मिल जाता तो शायद मैं अपने आप को सही साबित कर सकता था। मुझे लग रहा था कि सर मुझे सिर्फ चिल्लाएंगे मगर उन्होंने तो स्कूल आने को ही मना कर दिया था। इसमें उनका कोई दोष नहीं था दोस्तों। उन्हें तो जो बताया गया था वही उन्हें सच लग गया। दूसरी बात यह थी दोस्तों कि सर यहाँ चल रही राजनीति से बखूबी वाकिफ थे मगर वे लोग सीनियर्स होने की वजह से उनका भी मान रखना उन्होंने जरूरी समझा था। इस हादसे की वजह से मेरी अंधेरी जिंदगी में जो थोड़ी सी आशा की किरण नजर आ रही थी वह भी लुप्त हो गई थी और फिर से मेरी जिंदगी अंधकारमय हो गई थी। मेरा सपना अब टूटता नजर आने लगा था मगर अब भी एक उम्मीद जगी हुई थी और मेरे अंतर मन से एक आवाज आ रही थी कि एक दिन पवन सर मुझे वापस जरूर बुलाएंगे। यह बात मैंने बबलू के अलावा किसी और को नहीं बताया था। इस हादसे ने मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया था और धीरे धीरे वह असहनीय होता जा रहा था। अब दिन भर घर पर ही रहकर समय व्यतीत करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दिन भर घर पर रहने की वजह से वही बात दिमाग में रहती थी। मैं लाख कोशिश करता भूलने की मगर नहीं भूल पाता था। अकेलापन मुझे काटने लगा था। एक एक पल बिताना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। सदमा मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अंदर ही अंदर मैं जल रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज मुझे अंदर से कुरेद रही है और जिस तरह से ज्वालामुखी का लावा जमीन से बाहर आने का प्रयास करता है बिल्कुल वैसे ही ये सारी तकलीफें भी बाहर आने का प्रयास कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि काश मेरा कोई अपना होता तो मेरी सारी तकलीफें उसे बयां कर देता, तब शायद
मेरे मन का बोझ कुछ कम हो जाता, मगर ऐसा कोई भी नहीं था। माँ पहले से ही बहुत सारी परेशानियां झेल चुकी थी, इसीलिए ये सारी बातें बताकर मैं उन्हें फिर से तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। उनको बताता तो वह भी परेशान हो जाती, क्योंकि किसी भी बात को वह बहुत ही गंभीरता से लेती है और उसी के बारे में सोचती रहती है और परेशान होती रहती है। मेरी नौकरी से उन्हें बहुत उम्मीद थी और यह खबर सुनने के बाद उन्हें भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचता। इसलिए मैंने उन्हें और बाकी लोगों को भी इस बात की खबर नहीं दी थी। सारी तकलीफ और सारा दर्द खुद झेल रहा था और अंदर ही अंदर घुटते जा रहा था। सचमुच दोस्तों, उस समय मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जेल में कैद हूँ। दिन भर घर में पड़े पड़े बोर होने लगता था। मेरी दिनचर्या, मेरा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया था। अभी की दिनचर्या और पहले की दिनचर्या एकदम से विपरीत हो गई थी। पहले मैं दिन भर स्कूल में रहा करता था, बच्चों के साथ समय व्यतीत करता था। घर तो मैं सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए आता था, मगर अब उल्टा हो गया था। ना अब मैं स्कूल जा पा रहा था, ना ही बच्चों से मिल पा रहा था। जिस इंसान ने अपने आप को स्कूल और बच्चों के हवाले कर दिया और बाद में उनके दर्शन तक दुर्लभ हो जाए, तो उस इंसान पर क्या गुजरती होगी, यह बात आप खुद सोच कर देखिएगा। दोस्तों, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे तैसे मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करता रहा, वापस स्कूल आने का इंतजार करता रहा। दोस्तों, हालात कह रहे थे वापसी अभी मुमकिन नहीं। हालात कह रहे थे वापसी अभी मुमकिन नहीं, मगर उम्मीद कह रही थी थोड़ा इंतजार और कर ले। जी हाँ दोस्तों, अब हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि वापसी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी, मगर मेरी उम्मीद टूटी नहीं थी और वह यह इशारे कर रही थी कि इतने दिन अगर इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार कर ले। लगभग 15 दिनों से मैं यही आस लगाए बैठा था कि पवन सर आज नहीं तो कल बुलाएंगे, मगर वह आशा की किरण कहीं नजर नहीं आ रही थी। मेरे इंतजार की हद हो गई थी। एक दिन मैंने सोचा कि इस तरह से बैठकर रहने की बजाय जाकर सर से मिल आऊं, शायद उनका गुस्सा शांत हुआ हो और वे आने की परमिशन दे दे। दूसरे दिन मैंने हिम्मत जुटाई और निकल पड़ा हेड ऑफिस जाने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तब मैं बहुत घबराया था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जब मैं वहां गया तब सब कुछ मेरी इच्छानुरूप ही हुआ। सर ने मुझे कैबिन में बुलाया और समझाया कि सीनियर्स के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए और दूसरे दिन से स्कूल ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। साथ ही यह हिदायत भी दी कि दोबारा गलती करने पर माफी की उम्मीद मत रखना। स्कूल जाने की परमिशन मिलते ही मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ और तब जाकर मेरे जान में जान आई और मेरे अंधकारमय जीवन में आशा की नई किरण जगमगा उठी और तूफानों में घिरा हुआ यह दीपक फिर से जल उठा था। तो दोस्तों, स्कूल जाने की परमिशन तो मिल गई, मगर क्या मेरी समस्याएं समाप्त हो गई? तो दोस्तों, आगे क्या हुआ यह बताने मैं फिर मिलूंगा मेरी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Thank you.